नमस्कार दोस्तों। देखो, कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि जीएस बहुत कम फंसती है, किसी बहुत ज्यादा से ज्यादा पढ़े फिर भी बहुत कम क्वेश्चन हमारे समझ में आते हैं। कोई भी वनडे एग्जाम हो उसमें बहुत कम हम परफॉर्मेंस कर पाते हैं जीएस में। तो ऐसा काम करने के लिए यानी पढ़ेगा जो आपकी पढ़ाई का पैटर्न है वो बदलो। यानी आप अगर करंट की चीजों को रिलेटेड रखेंगे, उससे चीजें से जो भी करंट की चीजें हैं, जो भी मुद्दे करंट में रहे हैं उनसे रिलेटेड जीएस की चीजें पढ़ेंगे, चाहे वो साइंस से रिलेटेड रही हो, चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड रही हो, या कोई ज्योग्राफिकल कोई जगह है यानी कि कोई क्षेत्र है उसके बारे में वो चर्चा में रहा है, तो आप वो चीज जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम्स में वो चीज पूछ ली जाए। तो आप लोगों को करंट से रिलेटेड पढ़नी है जीएस, जिससे आप अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो जैसे अब हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे, एक टॉपिक है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, अब ये करंट से रिलेटेड करके अगर पढ़े, ऐसे करंट से जोड़ के पढ़ें, तो आपको पता है हाल में ही 104वां संविधान संशोधन किया गया है, और जो 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किया गया है, विधेयक कौन सा 126वां विधेयक लिया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, 104वां संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे इससे रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहले तो करंट का मुद्दा पढ़ लेते हैं। हाल में ही हमारी संसद में 104वां संविधान संशोधन किया है, तो ये पूछने के चांसेस बहुत बन जाते हैं, और उसके बाद संविधान संशोधन क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। तो एक छोटा सा पहले हम आपको संविधान बता देते हैं क्या होता है। संविधान क्या होता है बेटा, कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो उसकी शासन व्यवस्था अपनाई जाती है, उसके लिए जो शासन व्यवस्था की प्रक्रिया अपनाई जाती है, कैसे शासन चलाया जाए, उसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, उसका सबका जो गठन किया जाता है या जो नियमावली बनाई जाती है, उस नियमावली को ही हम संविधान कहते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है, संविधान अलिखित भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं है, उसमें क्या जब जरूरत पड़ी नियम बना लिए, आज जरूरत पड़ी आज एक नियम बना लिया, कल जरूरत पड़ी कल एक नियम बना लिया, परसों जरूरत पड़ी परसों एक नियम बना लिया। तो इन नियमों का संकलन हो गया, उन नियमों के संकलन को हम क्या कहेंगे, संविधान कहेंगे। ऐसे ही अमेरिका का संविधान है, अमेरिका का संविधान एक संविधान सभा ने पर्टिकुलर बैठ के बनाया है, तो वो लिखित संविधान हो जाएगा। ऐसे ही भारत का संविधान है, वो कैसा हो जाएगा, लिखित संविधान हो जाएगा। तो संविधान ये होते हैं। तो सबसे पहले हम 104वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो बात करेंगे हम, उसके बाद हम कुछ संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। तो पहले संविधान संशोधन के बारे में बता दें आपको बेटा, संविधान संशोधन को भाग 20 के अनुच्छेद 368 में रखा गया है। इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, इससे पहले हम आपको करंट की चीज बता देते हैं कि हाल में ही 104वां संविधान संशोधन किया गया है, तो इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो अब 104वां संविधान संशोधन किया गया है, तो जो 104वां संविधान संशोधन किया गया है वो संविधान संशोधन 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ लेता है जो 104वां संविधान संशोधन किया गया है उसके लिए कौन सा संविधान संशोधन विधेयक आया, उसके लिए आया 126वां संविधान संशोधन विधेयक। अब ये है क्या, देखो बहुत सारे बेटा संविधान संशोधन विधेयक ऐसे होंगे जो संविधान संशोधन का दर्जा नहीं ले पाए, यानी कि बहुत सारे, जैसे मान लीजिए इससे पहले हो सकता है 125वां हो, 124वां हो, या बहुत सारे हो 100वां हो या 95वां हो। इनमें बहुत सारे ऐसे संविधान संशोधन विधेयक होंगे जो संविधान संशोधन का रूप नहीं ले पाए होंगे, तो इनकी काउंटिंग तो विधेयक के रूप में हो जाएगी। लेकिन ये क्या हो सकता है नहीं ले पाए हो तो ये संविधान संशोधन नहीं बन पाएंगे, लेकिन नंबर तो आ चुका है ना, 126वां संविधान संशोधन विधेयक आ चुका। ऐसी स्थिति में ये इनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अब 126वां जो संविधान संशोधन विधेयक क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित था और ये पारित हो गया और 104वां संविधान संशोधन बन गया। अब 104वां संविधान है क्या, आपको पता है इससे पहले 95वां संविधान संशोधन हुआ था 2009 में, इससे पहले एक संविधान हुआ था 2009 में, और यह प्रावधान करता था, इसने ये कहा था एससी और एसटी और आंग्ल भारतीय जो लोग हैं
जो आरक्षण की सीटों का प्रावधान 2020 तक बढ़ा दिया। अब हुआ ये, जब संविधान बनाया गया तो संविधान सभा ने SC ST की सीटों को और आंग्ल भारतीयों की सीटों का प्रावधान किया था और ये कहा था कि ये प्रारंभ में मात्र 10 वर्ष के लिए थी। ये चीज प्रारंभ में मात्र 10 वर्ष के लिए थी, जो लगातार धीमे धीमे करके बढ़ाती गई। जैसे 8वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई, 23वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई, 8वें संविधान संशोधन द्वारा, 23वें संविधान संशोधन द्वारा, 45वें संविधान संशोधन द्वारा, 62वें संविधान संशोधन द्वारा, 79वें संविधान संशोधन द्वारा और लास्ट में 95वें संविधान संशोधन द्वारा और फाइनली 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये चीजें बढ़ाई गई। पहले 8वें द्वारा, फिर ये 10 साल बढ़ा दिए गए यहाँ पे, फिर यहाँ 10 साल बढ़ा दिए गए, फिर यहाँ 10 साल बढ़ा दिए, ऐसे लगातार करके बढ़ाई गई और फाइनली फिर 2020 में 104वां संविधान संशोधन किया, जो इनकी डेट यानी कि अब बढ़ा के 25 जनवरी 2030 तक कर दी गई। यानी कि 25 अब SC ST याद रखना, इसमें आंग्ल भारतीयों का नहीं बढ़ाया गया, 95 तक आंग्ल भारतीयों को बढ़ाया गया था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन में थोड़ा सा अंतर है, हम ये देखते हैं अभी। तो ये कुछ संविधान संशोधन थे जिनके द्वारा SC ST की सीटों का आरक्षण हमारे संसद में और विधानमंडलों में 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। अब है क्या, इस संविधान क्या करता है, ये जो संविधान संशोधन है 104वां संविधान संशोधन, ये प्रावधान करता है कि जो SC और ST की सीटों का प्रावधान है, सीटों का आरक्षण है, वो 25 जनवरी 2030 तक हो गया है। यानी कि अब 25 जनवरी 2030 तक SC और ST की जो संसद में और राज्य विधानमंडल में सीटें हैं, उनका आरक्षण 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। अब हाँ, आपको पता है ऐसे ही जो आंग्ल भारतीय होते हैं, आंग्ल भारतीय भी आपको पता है हमारी लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति मनोनीत करता है और विधानमंडली राज्य विधानमंडलों में यानी कि विधानसभा में एक राज्यपाल मनोनीत करता है। तो इनके प्रावधान यानी 104वें संविधान संशोधन को, इसकी जो SC ST की आरक्षण का प्रावधान है, इसे तो बढ़ा दिया गया, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया। अब ना तो लोकसभा में और ना ही विधानसभा में कोई आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं होंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो 17वीं लोकसभा में कोई भी आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं है, यानी कि जो 2 आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनमें दोनों एक भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे विधानमंडल हैं, विधानसभा हैं, जहां अब कोई जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो नहीं है। तो ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि अब SC ST की सीटों के आरक्षण का प्रावधान 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है और आंग्ल भारतीयों को नहीं बढ़ाया गया है। अब इससे संबंधित कुछ अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो अनुच्छेद देख लेते हैं हम लोग। जैसे अब एक अनुच्छेद होता है 330 और ऐसे ही हम आगे और लिख दे रहे हैं 4, 331, 332 और 333। ये मैंने 4 अनुच्छेद लिख दिए, आप लोग आसानी से याद हो जाएंगे। 330 SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था करता है, कहां? लोकसभा में। कहां व्यवस्था करता है? यानी संसद में, लोकसभा में। SC और ST के आरक्षण की व्यवस्था करता है लोकसभा में। वहीं 331 आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की, यानी आंग्ल भारतीयों के मनोनयन की व्यवस्था करता था, कहां? लोकसभा में। और अब ये संसद हो गया, तो संसद के बाद विधानमंडल आएगा। तो 332 में क्या है? SC और ST की आरक्षण की सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, कहां? विधानसभा में। 333 में क्या है? आंग्लो भारतीय की सीटों की व्यवस्था है, कहां? विधानसभा में। ये आरक्षण की व्यवस्था है। अब इनके लोकसभा जो आंग्ल भारतीय थे, इनके आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, जबकि इनके आरक्षण की व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कब तक? 25 जनवरी 2030 तक। और ये इससे पहले लास्ट टाइम मैंने दोबारा बताया, एक बार दोबारा बता दे रहा हूं, 95वां संविधान संशोधन
2009 में बढ़ा दी गई थी और कहा गया था कि ये 2020 तक रहेगी। कब तक रहेगी? 2020 तक रहेगी। अब 2020 चूंकि खत्म, ये इनके कार्य जो व्यवस्था थी वो खत्म हो रहा था इनका समय, तो अब 104वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः बढ़ाकर 2030 तक कर दी गई। कब कर दी गई? 2030 तक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। अब आंग्ल भारतीय क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ये जो अनुच्छेद है आपको याद रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कुछ, और आज हमें अंदाजा है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक चीज होती है कि आंग्ल भारतीय क्या होते हैं। एक हम अच्छे तरीके से देख ले रहे हैं। यानी सबसे पहले आंग्ल भारतीय की डेफिनेशन दी गई है, आपको पता है संविधान के अनुच्छेद 366 में बहुत सारी डेफिनेशन यानी परिभाषाएं दी गई हैं। इसमें क्या दिया गया है? परिभाषाएं दी गई हैं। परिभाषाएं दी गई हैं। इन्हीं परिभाषाओं में एक परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 366(2) में, जो आंग्ल भारतीयों को डिफाइन करती है। यानी कौन व्यक्ति आंग्ल भारतीय होगा और कौन व्यक्ति आंग्ल भारतीय नहीं होगा। तो आंग्ल भारतीय कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय वह व्यक्ति होता है जिसके पिताजी या पिताजी के वंश में से कोई, पिताजी या पिताजी के वंश में से कोई पितृवंश से ब्रिटेन अथवा यूरोप का हो। जैसे मैंने मान लीजिए एक व्यक्ति थे, अब हमें देखना है ये आंग्ल भारतीय होंगे या नहीं होंगे, और एक बी व्यक्ति देख लिए इनमें आंग्ल भारतीय होंगे या नहीं होंगे। जैसे इनकी माताजी, जो माताजी अगर भारतीय हैं और पिताजी यूरोप से हैं या ब्रिटेन से हैं, यूरोप से हैं या ब्रिटेन से, ब्रिटेन पहले लिखना चाहिए था कोई बात नहीं, यूरोप से हैं या ब्रिटेन से हैं, तो इनके पिताजी ब्रिटेन से हैं तो ये आंग्ल भारतीय होंगे। ये कैसे होंगे? एंग्लो इंडियन होंगे, तो ये आंग्ल भारतीय होंगे। अगर बी व्यक्ति हैं, अगर बी व्यक्ति की माताजी अगर यूरोप से हैं या ब्रिटेन से हैं और अगर पिताजी भारतीय हैं तो ये आंग्ल भारतीय नहीं होंगे। ये आंग्ल भारतीय होंगे ए और बी आंग्ल भारतीय नहीं होंगे, क्योंकि इनकी माताजी भारतीय हैं और इनके पिताजी यूरोप से हैं तो ये आंग्ल भारतीय होंगे। इनके पिताजी भारतीय हैं इसलिए ये आंग्ल भारतीय नहीं होंगे। आंग्ल भारतीय यानी याद रखना कहां डेफिनेशन दी गई थी? 366(2) में आंग्ल भारतीय संबंधित डेफिनेशन दी गई थी। ये कुछ करंट की रिलेटेड चीजें थी, और भी बहुत सारे अनुच्छेद हुए हैं, संविधान संशोधन हुए हैं। जैसे 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन हुआ है, 102वां संविधान संशोधन हुआ है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे आप लोगों को आगे वीडियो में, क्योंकि ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है 103वां संविधान संशोधन। वहीं 102वां संविधान संशोधन है। 102वां संविधान संशोधन आपको पता है ओबीसी आयोग होता था, एक ओबीसी आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अभी तक गैर संवैधानिक आयोग था, और 102वां संविधान संशोधन ओबीसी को एक संवैधानिक दर्जा देता है। अब ये ओबीसी आयोग संवैधानिक आयोग है। इनके बारे में किसी दिन हम दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम आपको बताते हैं संविधान संशोधन क्या होता है। ये तो कुछ करंट की चीजें थी जो हमें पढ़नी चाहिए थी। अब संविधान संशोधन क्या होता है ये देख लेते हैं, और कैसे कैसे संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो अब चूंकि संविधान जो होता है वो एक स्थायी प्रावधान होता है। अब परिस्थितियों के बदलने के आधार पर संविधान में बदलाव भी करना पड़ता है। तो इसके लिए संविधान सभा ने क्या किया कि संविधान में एक संशोधन का प्रावधान रखा, जो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है, जो भाग 20 में रखा गया है। संविधान संशोधन में जैसे आपको पता है कि ब्रिटेन में जो संविधान है, यानी ब्रिटेन की सरकार या ब्रिटेन की संसद आसानी से ही परिवर्तन कर सकती है, और मन चाहे अपने हितों को साधने के लिए भी मन चाहा परिवर्तन कर सकती है। और जबकि यूएसए यानी कि अमेरिका की जो सरकार है, इसमें जो संविधान में संशोधन करना होता है, अमेरिकी संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन होता है, जबकि ब्रिटेन के संविधान में संशोधन करना बहुत सरल होता है। तो हमारे जो संविधान सभा थी उसने एक बीच का रास्ता अपनाया कि अगर ज्यादा सरल होगा तो सरकारें आएंगी, मनचाहे तरीके से संविधान में परिवर्तन करेंगी और लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। और अगर किसी चीज की जरूरत है, किसी
नियम की जरूरत है, तत्काल जरूरत है और संविधान संशोधन हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इतना कठिन भी नहीं होना चाहिए संविधान संशोधन करना, तो बीच का रास्ता अपनाया। अब इसमें क्या होता है, संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा हो सकता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, और जबकि राज्य विधानमंडल जो होते हैं, जो राज्य विधानमंडल होते हैं वो संसद में संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है, संसद को दी गई है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है, संसद को दी गई है। अब संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन द्वारा संविधान संशोधन विधेयक चलाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा से आ सकता है पहले ये, चाहे लोकसभा से आ सकता है। लोकसभा से भी आ सकता है और राज्यसभा से भी आ सकता है। ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरीके का हो सकता है। और संविधान संशोधन विधेयक लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होती है। याद रखना, राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, यानी राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है कि संविधान संशोधन लेके आ रहे हैं। सरकारी विधेयक क्या होगा, अगर किसी मंत्री के द्वारा विधेयक लेके आया जा रहा है, अगर कोई मंत्री विधेयक को लेके आता है तो सरकारी विधेयक होगा, और अगर कोई गैर मंत्री विधेयक लेके आता है तो वो गैर सरकारी विधेयक होगा। यानी कि जो मंत्री नहीं है, केवल सांसद है और मंत्री नहीं है, चाहे वो बीजेपी, जैसे सपोज अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, अगर इससे एक और तरीके अच्छे से समझ लेते हैं हम, सपोज अभी बीजेपी सरकार चल रही है और ये एक भाई साहब थे जो मंत्री हैं, ये बीजेपी के ही हैं, ये मंत्री हैं, अगर ये विधेयक लेके आते हैं तो इसे सरकारी विधेयक कहेंगे। कैसा विधेयक होगा, सरकारी। लेकिन बीजेपी के एक दूसरे भी भाई साहब थे, लेकिन जो मंत्री नहीं थे, लेकिन थे बीजेपी से ही, तो ये जो विधेयक लेके आई है इसे गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। जो ये विधेयक लेके आएंगे इसे क्या कहेंगे, गैर सरकारी विधेयक कहेंगे। और एक बात, अगर राज्यसभा में चलता है तो लोकसभा में आएगा, और लोकसभा में चलता है तो राज्यसभा में आएगा। इसे दोनों में कहीं साधारण बहुमत की जरूरत होती है तो कहीं विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और कहीं विशेष बहुमत के बाद आधे राज्यों के प्रावधान की जरूरत होती है, जिन्हें आधे राज्य साधारण बहुमत से स्वीकृति देते हैं। तो और एक बात बता दें हम आपको बेटा, इनके संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अगर संविधान संशोधन विधेयक किसी परिस्थिति में लोकसभा में अटक जाता है या किसी परिस्थिति में राज्यसभा में अटक जाता है तो संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं कराई जा सकती। संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, संयुक्त बैठक का भी कोई प्रावधान नहीं है। अब जो संविधान संशोधन है वो 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति। और ये आधे राज्यों की स्वीकृति कैसी हो, साधारण बहुमत से। आधे राज्यों की स्वीकृति कैसी हो, साधारण बहुमत से हो, साधारण बहुमत से हो। ठीक है। अब होता क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हमें किसी राज्य का नाम बदलना है, किसी राज्य को दूसरे राज्य में मर्ज करना है, किसी राज्य में राज्य विधान परिषद लेके आनी है, राज्य में विधान परिषद लेके आनी है, नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान करना है। अगर नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान करना है या संसद की गढ़पूर्ति से संबंधित कोई प्रावधान करना है, संसद की गढ़पूर्ति से संबंधित कोई प्रावधान करना है, या दूसरी अनुसूची से संबंधित कोई प्रावधान करना है, या दूसरी अनुसूची से कोई संबंधित प्रावधान करना है, तो इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और अनुच्छेद 368 की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब विशेष बहुमत में क्या हो गया, जैसे 2-3 चीजें हम याद रखेंगे। एक तो है मूल अधिकारों में अगर परिवर्तन करना है, अगर मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है संसद को, तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और अगर राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में
भी परिवर्तन करने के लिए हमें विशेष बहुमत और 368 की आवश्यकता होगी। अब आधे राज्यों की क्या बात व्यवस्था यानी ये कब प्रावधान है, यानी कि जब भी संसद भारत के यानी संघीय व्यवस्था से कोई परिवर्तन करती है तो उसके लिए हमें आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई प्रावधान करना है, अब जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रावधान करना है तो ये राज्य विधानमंडलों द्वारा भी होता है, राज्य विधानमंडल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करना चाह रही है संसद और संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करना चाह रही है संसद, तो इसके लिए आधे राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होगी। अब जैसे सातवीं सूची में कोई परिवर्तन करना चाह रही है, सातवीं सूची में कोई परिवर्तन करना चाह रही है तो सातवीं सूची आपको पता है उससे भी ये संघीय व्यवस्था से संबंधित है, तो इसके लिए आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी। अगर अनुच्छेद 368 में भी अगर कोई परिवर्तन करना चाह रही सरकार तो उसके लिए आधे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे एक और बता देता हूं मैं, जैसे अगर जो संसद राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई अगर परिवर्तन करना चाह रही है तो भी उसे आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। तो ये वर्गीकरण था। अब एक चीज और समझ में आनी चाहिए हमें, विशेष बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि जितने भी संसद में व्यक्ति आए हैं, जो संसद में उपस्थित व्यक्ति हैं, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत यानी आधे से अधिक। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का बहुमत। बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक। ठीक है। जब जैसे किसी दिन कोई विधेयक आया, मान लीजिए कोई विधेयक आया ए, और उस दिन संसद में 200 व्यक्ति आए थे, उस दिन संसद में मात्र 200 व्यक्ति आए थे, लोकसभा में मान लीजिए लोकसभा में 200 व्यक्ति आए थे, तो अगर इसमें 101 व्यक्ति इसे स्वीकृति दे देते हैं तो ये साधारण बहुमत हो गया। अब विशेष बहुमत क्या होता है, अब विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत का मतलब होता है कि जितने लोग, सबसे पहले जितने जो किसी सदन की संख्या है उस संख्या का बहुमत, सदन की संख्या का बहुमत, सदन की संख्या का बहुमत यानी सदन की आधे से अधिक, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सदन की संख्या के आधे से अधिक, आधे से अधिक, और जो 2/3 हो, या ऐसे कह दो जितने व्यक्ति आए हैं, जितने व्यक्ति संसद में हैं उससे 2/3, जितने व्यक्ति संसद में उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं, उपस्थित और मतदान कर रहे हैं और उपस्थित हैं, उनका 2/3, और ये 2/3 उसके आधे से अधिक होना चाहिए, उसके आधे से अधिक होना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझ ले रहे हैं, सपोज दैट किसी दिन संसद में, लोकसभा में 200 सदस्य आए, और 200 सदस्य आए, विशेष बहुमत से कोई विधेयक पारित करना था, तो इसमें 2/3 लोगों ने समर्थन कर दिया, तो 2/3 लोगों ने समर्थन कर दिया, कितने ने, 200 ने समर्थन कर दिया। अब ये 200 ने समर्थन कर दिया तो ये लोकसभा के आधे से कम हुआ, ना कि आधे से अधिक। अब ये आधे से कम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत नहीं होगा। ये जो 2/3 है हर हाल में आधे से अधिक होना चाहिए, तब विशेष बहुमत मानेंगे हम लोग। तो अब हम एक छोटा सा, जैसे ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब एक ट्रेंड और चल रहा है, जैसे एक केस बहुत सुर्खियों में है, उसका नाम है केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला,
केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था। अब ये आया क्यों था, इसके बारे में आप लोग अगर अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मैं इसके बारे में नया वीडियो बनाऊंगा कि केशवानंद भारती मामला संसद जो हमारी सुप्रीम कोर्ट थी केशवानंद भारती मामले तक क्यों पहुंची। और एक छोटा सा ये बता दे रहा हूं मैं, केशवानंद भारती मामले में जो संसद ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है, हमारे संविधान में, संविधान का एक मूल ढांचा है जिसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकती। संसद संविधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है, उसकी परिवर्तन करने की शक्ति असीमित है, लेकिन वो संसद के जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। ये जो मूल ढांचे का प्रावधान आया था वो केशवानंद भारती मामले से आया था और केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था। अब जो सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती मामले तक कहा कैसे पहुंची, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एक जैसे और बता दें आप लोगों को, एक 99वां संविधान संशोधन किया था, 99वां संविधान संशोधन किया था जो न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित था। 99वां संविधान संशोधन न्यायिक नियुक्तियों से संबंधित था और इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था और ये कहा था कि ये संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। तो इससे हम आगे नए किसी वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।